बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब हम किस तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हैं और किस तरीके से हम वो हमारे बॉडी के अंदर फिर डाइजेस्ट होती है और वो हमें कौन कौन से फ़ायदे देती है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद फिर वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और फिर किस किस तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी डाइजेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती है उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी वो कैसे हासिल करती है उसका कंप्लीट प्रोसीजर रेस्पायरेशन वाले टॉपिक पे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो उसी रेस्पायरेशन के ज़रिए वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार कर लेते हैं और फिर उस खुराक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, मिसाल के तौर पर एनिमल्स हो गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, उसके बॉडी के अंदर आते हैं और फिर वही ऑर्गेनिज्म उसी फूड को जो कि प्लांट्स ने अपने लिए तैयार किया है अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और रेस्पायरेशन के ज़रिए वो उस एनर्जी को हासिल करते हैं और फिर उस एनर्जी की मदद से उसकी पूरी बॉडी उस पर चलती है। मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म घूमते हैं, जो भी काम कर लेते हैं, हरकत कर लेते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें वही एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होती है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी वो कहाँ से हासिल करता है? फूड से हासिल करता है। और ये फूड मैंने बताया है कि ये फूड कहाँ से आया है। ये फूड बेसिकली प्लांट्स ने अपने लिए तैयार किया था, तो प्लांट्स उसको खुद भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर दो किस्म के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स और दूसरे वो ऑर्गेनिज्म आए जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके बॉडी के अंदर खुद खुराक प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने लिए खुराक लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपने लिए खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। जिस तरह के प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी में अपने लिए खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर खुराक तैयार नहीं हो सकता बल्कि बेसिकली वो बाहर से अपने लिए खुराक लेते हैं, उन प्लांट्स को खाते हैं और जो उन्होंने अपने लिए खुराक तैयार किया है वो अपनी बॉडी में उसको लेते हैं। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से वो हम खुराक लेते हैं। तो उस खुराक के खाने के अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस खुराक को वो खाता है तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन में वो ऐसा क्या खाता है? तो न्यूट्रिशन में वो खाता है न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो खाता रहता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स द मटेरियल्स दैट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब वो चीज़ें, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हो, उसको खाते हो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें वो खाते रहते हैं उन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली सारी चीज़ें आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी आती है, इसमें विटामिन भी आती है, इसमें वाटर भी आते हैं, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी आते हैं जो कि एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन न्यूट्रिएंट्स वो है जो कि हम मतलब उसको खाते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा जिस्म उसको फिर अपने लिए आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेती है, तो उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन तो मैंने बता दिया कि जब हम उन न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मैंने जिक्र कर दिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, अगर इन न्यूट्रिएंट्स को हम खाते हैं और फिर उसको आगे जाके कन्वर्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो फिर उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स खाने की चीज़ों को कहते हैं और न्यूट्रिशन उसके खाने के अमल को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो खाना मिसाल के तौर पर रोटी हो गया, वाटर हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, लेकिन जब उसको हम खाते हैं तो ये न्यूट्रिशन होता है। तो इसी तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है और उसके बाद फिर हम आगे जाके एनिमल्स की बात करेंगे या ह्यूमंस की बात करेंगे कि ह्यूमंस के लिए कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर किस तरीके से उसको मज़ीद प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में ये तरीका किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब यही है ना
मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, जो ज़मीन होती है ना, अर्थ ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स एलिमेंट्स को कहते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये आयरन, ये सारी चीज़ें उसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ये पाई जाती है। और प्लांट्स, चूँकि हम सबको पता है कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उसके रूट्स ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, तो उन ही रूट्स के ज़रिए फिर वो इन सब्सटेंस को, इन मिनरल्स को वो अपने लिए एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मिनरल न्यूट्रिशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि प्लांट्स किस तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं, या किस तरीके से उन मिनरल्स को हासिल करते हैं और फिर किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि प्लांट किस तरीके से उन मिनरल्स को हासिल करते हैं और फिर किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स में बेसिकली दो किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से जाहिर है ये वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं क्वांटिटी में, दिन के हिसाब से उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। और ये तकरीबन 9 इन नंबर है, जिसमें जो मेजर आते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आती है जो कि प्लांट्स को ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होती हैं। इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती है लेस क्वांटिटी में, मतलब वो कम मिकदार में उसको रिक्वायर्ड होती है, और ये 8 है इन नंबर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर ये कम मिकदार में रिक्वायर्ड है तो अगर ये ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, प्लांट के हेल्थ पे, प्लांट को इफेक्ट करेगा, प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि प्लांट को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस अगर कम मिकदार में भी हो तो प्लांट का काम चल जाता है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, जो प्लांट ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तादाद में 9 होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तादाद में 8 है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस तरह 9 और 8, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन बेसिकली आपके बुक में सारे तो नहीं दिए गए, सारे का रोल तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 2 किस्म के मिनरल्स दिए गए हैं, जिसको मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। एक नाइट्रोजन दिया गया है कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, और दूसरा दिया गया है मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का फंक्शन प्लांट्स के अंदर क्या क्या है। नाइट्रोजन बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से प्लांट्स के अंदर उसका हम रोल जानेंगे कि उसका रोल क्या है। नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तकरीबन हर एक मॉलिक्यूल के अंदर ये पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तकरीबन हर एक के अंदर ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पाया जाता है प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के अंदर भी नाइट्रोजन होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल मैंने आपको बताया भी था पिछले चैप्टर में कि क्लोरोफिल वो होते हैं जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस होती है, या हम ये यूँ कहते हैं कि जिसमें फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो बेसिकली जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स के अंदर भी नाइट्रोजन होते हैं, और साथ में एंजाइम्स के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन ही से बने हैं। सिर्फ नाइट्रोजन से तो नहीं बने, और भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन सारी चीज़ों से नाइट्रोजन को निकाल दे तो ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी फिर नहीं बनेगी। तो इसी वजह से नाइट्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है इन चीज़ों में। और हम सबको पता है कि यही सारी चीज़ें हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ को मेंटेन रखते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन ना हो तो फिर ये चीज़ें नहीं बनेगी, और अगर ये चीज़ें नहीं बनेगी तो फिर प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जिंदगी उस अर्थ पे नहीं गुजार पाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मिकदार में मिल जाए, अगर किसी भी चीज़ को नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में मिल जाए तो उससे फिर क्या होता है, उससे होती है डिले फ्लावरिंग। डिले फ्लावरिंग का मतलब यही है कि जो फ्लावरिंग होती है ना, मतलब नॉर्मल वक्तों में फ्लावरिंग, लेट सपोज हम यूँ कहेंगे कि अगर एक प्लांट है और उस प्लांट में फ्लावरिंग होती है मार्च के महीने में, लेकिन अगर उसको नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई की जाए, तो फिर उस उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स मार्च के महीने में बनने थे ना, वो फिर अप्रैल के महीने में बन जाएंगे या मई के महीने में बन जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, फ्लावरिंग जल्दी नहीं बनेंगे, फ्लावर फिर लेट बनेंगे, 1 महीने या 2 महीने फिर वो लेट बनेगी फ्लावर वहाँ पे। और जाहिर सी बात है कि अगर फ्लावर्स लेट बनेंगे तो हम सबको पता है कि फ्लावर्स पहले बनते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट्स बनते हैं। तो मतलब अगर फ्लावरिंग डिले हो गई तो उसके साथ साथ जो फ्रूटिंग है वो या फ्रूट्स भी फिर डिले हो जाएंगे, वो भी फिर लेट बनेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया कि मतलब अगर ज्यादा मिकदार में उसको हम सप्लाई कर ले तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब है कमी, कि अगर नाइट्रोजन की कमी आती है तो फिर कौन सा काम होगा या कौन सा डिफेक्ट प्लांट के अंदर फिर आएगा। तो जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है प्लांट्स के अंदर वो यही है कि रिड्यूस ईल्ड। ईल्ड का मतलब है पैदावार, और रिड्यूस जानते हो आप कि मतलब जिसको हम कहते हैं कमी, जिसमें पैदावार में कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक खेत है जो कि पहले लेट्स सपोज हम यूं कहेंगे कि पहले 200 केजी तक वो मतलब गंदम प्रोड्यूस करता था, लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी उसमें आती है तो फिर वो 150 या 100 केजी के जो गंदम है उसको प्रोड्यूस करेगी। तो पैदावार में कमी आती है नाइट्रोजन की कमी की वजह से। इसके अलावा येलोइंग ऑफ लीव्स। येलोइंग ऑफ लीव्स का मतलब यही है ना कि मतलब वो जो लीव्स होते हैं वो सारे येलो हो जाएंगे। लीव्स तो आमतौर पर हम जानते हैं कि ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन की सप्लाई कम हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए तो फिर वो लीफ ग्रीन नहीं रहेंगे, फिर वो लीफ येलो हो जाएंगे, येलो कलर उसका हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्लोरोसिस भी कहते हैं, जिसमें जो लीव्स होते हैं ना वो येलो हो जाते हैं, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब यही होता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं उसका ग्रोथ छोटा रह जाता है। लेट्स सपोज हम यूं कहेंगे कि अगर एक प्लांट है उसका नॉर्मल ग्रोथ 3 फीट होता है, मतलब 3 फीट तक उसकी हाइट होती है, लेकिन अगर उसको नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो फिर वो 2 फीट 2.5 फीट या 1.5 फीट तक ही रहेगा, और वो उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ना, उसकी जो एक्सपेक्टेड हाइट है उसको अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसको हम स्टंट ग्रोथ कहते हैं। तो इसके अलावा ये तो हो गए कि मतलब अगर ज्यादा सप्लाई किया जाए तो फ्लावरिंग डिले होंगे, अगर कमी आ जाए तो फिर पैदावार में कमी आएगी, लीफ वो येलो हो जाएंगे, और इसके साथ साथ उसका ग्रोथ भी छोटा रहेगा, स्टंटेड ग्रोथ उसकी रह जाएगी। इसके अलावा जो अगला मिनरल यहाँ पे दिया गया है वो है रोल ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम का रोल क्या होता है प्लांट्स के अंदर। मैग्नीशियम के बारे में मैं ये बता दूं कि मैग्नीशियम एक बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरोफिल का। मतलब क्लोरोफिल के अगर हम स्ट्रक्चर को देख ले तो बिल्कुल सेंटर में ये मैग्नीशियम होता है। अगर ये मैग्नीशियम उस क्लोरोफिल से हम निकाल दे तो पूरा का पूरा क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल के जो बनने का अमल है उसमें मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैग्नीशियम उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके बाद फिर दूसरी चीजें उसके साथ अटैच हो जाती है और उससे क्लोरोफिल बन जाता है। तो बेसिकली मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है। अब अगर इन मैग्नीशियम की कमी आती है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट का कलर या लीफ का कलर हम यूं कहेंगे कि वो जर्द हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोसिस। मतलब ये है जिस तरह मैंने उधर बता दिया कि अगर लीफ का कलर येलो हो जाए उसको क्लोरोसिस कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये क्लोरोसिस क्यों आता है, क्योंकि लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो तो फिर क्या होगा, फिर हम यूं कहेंगे कि वो लीफ का कलर येलो हो चुका है और उसको फिर हम क्लोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम सिर्फ क्लोरोफिल नहीं बनाते बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने में मदद देते हैं। तो जो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे वो अपने फंक्शंस करेंगे और सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम की कमी आती है तो फिर उसकी मदद से क्या होगा कि वो जो एंजाइम होते हैं ना वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, और जब एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से नेक्रोसिस कास्ट होगा। नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ, जिसमें जो लीफ के अंदर सेल्स होते हैं ना उसकी डेथ हो जाती है, उसके सेंटर में डेथ हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लीफ बना देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक लीफ है, सही है। तो इस लीफ में जगह जगह पे ब्राउन या डार्क ब्राउन डॉट्स पड़ेंगे। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन वो डॉट्स वहां पे पड़ेंगे। मतलब यही है कि बाकी पूरा का पूरा जो लीफ होता है ना वो मतलब ग्रीन कलर का होगा, वो सही होगा, लेकिन उसी जगह पे जहाँ पे ये डॉट पड़ा है वहां पे वो पत्ता खुश्क होगा, उसके दरमियान जो सेल्स है वो उनकी डेथ हो चुकी होती है और वो खुश्क होता है, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो यही होता है कि नेक्रोसिस भी मतलब होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो जब एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो सेल्स अपने फंक्शंस नहीं करेंगे, और जब सेल्स अपना फंक्शन नहीं करेगा तो उससे उसकी सेल की डेथ हो जाती है और नेक्रोसिस का शिकार वो हो जाते हैं।
मैं दोबारा बता देता हूँ इन चीज़ों को। मैंने यहाँ बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसको हम खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स के खाने के अमल को हम न्यूट्रिशन फिर कहते हैं। इसी तरीके से जिस तरह मतलब हम खाते हैं चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की, इसी तरीके से प्लांट्स को भी मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, न सिर्फ वाटर की ज़रूरत है, बल्कि उनको बहुत सारे और भी चीज़ों की ज़रूरत है जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। और ये मिनरल्स वो सॉइल से हासिल करते हैं। मिनरल्स फिर दो किस्म के हैं, जिस तरह मैंने बता दिया, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो कि बेसिकली ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, और ये तादाद में 9 है। इसके अलावा जो माइक्रो है ये रिक्वायर्ड होते हैं तादाद में कम, लेकिन इसकी तादाद 8 होती है। इसके अलावा बहुत सारे तो और भी है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 2 दिए गए हैं, जो कि नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का रोल मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर उसका रोल होता है। जिस तरीके से प्रोटीन हो गए, हार्मोन्स हो गए, क्लोरोफिल, विटामिन और एंजाइम्स, इनमें उसका रोल है, इनकी बनावट में उसका रोल है। इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई करें तो फ्लावरिंग को डिले कर सकते हैं, और अगर हम नाइट्रोजन कम प्रोवाइड करें या नाइट्रोजन की कमी आती है तो उससे प्रोडक्शन में जो पैदावार होती है उसमें कमी आती है। लीफ का जो कलर होता है वो जर्द हो जाएगा, और प्लांट का जो हाइट है ना वो भी कम रह जाएगी। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी आती है तो उससे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों कास्ट होते हैं। ये तो आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।